प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण की संरचना। पर्यावरण की संरचना के अंतर्गत हमने पढ़ा था वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर, अर्थात वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। उसमें से पहला टॉपिक हम लोग लेकर पढ़ रहे थे और वो था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर या फिर क्या कहते हैं इसे, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर को हमने बताया था कि इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर को कितने तरह से पढ़ेंगे? दो तरह से पढ़ेंगे। एक क्या था? एक था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि किन किन गैसों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है, एक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और दूसरा था लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा क्या था? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने देखा था कि यहाँ पर वायुमंडल में भिन्न भिन्न गैसें पाई जाती हैं। जैसे क्या था? नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, आर्गन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, नियॉन था, जेनॉन था, क्रिप्टॉन था, ओजोन था, आदि गैसेस पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर और क्या पाया जाता है? जलवाष्प पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलवाष्प। मतलब गैसेस तो हैं ही, जो गैसें कल हमने पढ़ा था, इसके साथ साथ कौन पाया जाता है? जलवाष्प। जलवाष्प क्या है? वाटर वेपर। वाटर वेपर भी हमारे जो वायुमंडल है यहाँ पर पाया जाता है। जो हमारा वायुमंडल है इसमें जलवाष्प, जलवाष्प मतलब वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब क्या होता है कि जब कभी हम पानी को गर्म करते हैं तो वहाँ से जो स्टीम निकलती है वही क्या है? जलवाष्प है। ठीक है, जलवाष्प। और ये जो है वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी होती है? मैक्सिमम कितनी होती है? लगभग 4%। 1 से लेकर कितना? 4%, या 0 से लेकर 4%। इसकी जो मात्रा है क्या है? 0 से लेकर 4%। ठीक है, जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? 0 से लेकर 4%। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके अलावा और क्या चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पर? धूल कण पाए जाते हैं, धूल कण पाए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर एरोसोल पार्टिकल्स उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोसोल पार्टिकल्स। जैसे आप देखें, जैसे आपका कोई घर है और घर में यहाँ पर एक झरोखा है। झरोखे से जो सूर्य की किरणें आती हैं उसमें आप देखते हैं कि छोटे छोटे टेनी पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। देखते हैं कि नहीं? तो वही क्या है? एरोसोल पार्टिकल्स हैं। तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। अब इनका और इनका भी अपना महत्व है। जैसे गैसों का महत्व था वैसे ही जलवाष्प और धूलकण का भी महत्व है। जलवाष्प का महत्व क्या है? अगर वाटर वेपर ना हो तो वर्षा ना हो पाए, वाटर वेपर ना हो तो वर्षा ना हो पाए। और अगर धूलकण ना हो, धूलकण ना हो तो जो सूर्य की किरणें वायुमंडल में आती हैं वो स्कैटर्ड ना हो पाए, अर्थात वो वितरित ना हो पाए। क्या बोलेंगे? स्कैटर्ड ना हो पाए, मतलब इधर उधर ना फैल पाएंगी वो। तो धूल कणों का ये भी काम है कि उनको स्कैटर्ड कर देती हैं। किसको? जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं। और आप जानते हैं प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और प्रश्न यहीं पर बनता है कि हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो दृश्य, जितने भी कलर्स हैं, दृश्य कलर कौन से हैं? विबग्योर है, विबग्योर है या बैजानी हापी नाला, कभी पढ़ेंगे। बैजानी हापी नाला मतलब बैगनी, फिर उसके बाद में बैजानी जामुनी, इसी तरह से सबसे उधर कौन सा है? लाल है। और विबग्योर देखें तो इधर कौन? वायलेट है, और उधर कौन सा है? रेड है। ठीक है, तो ये जो गैस, ये जो रंग इस मिलते, दृश्य रंग मिलते हैं, लिख देते हैं, देख लीजिए। ये अब ये से बैगनी है और ये क्या है? लाल है, जामुनी, नीला, हरा और पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये एक दृश्य कलर है। इसके इधर के ना कलर हमें दिखाई देते हैं ना इसके इधर के कलर। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं, इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं तो उनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बढ़ जाता है कि घट जाता है? लाल की तरफ जाने पर उनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बढ़ जाता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बढ़ जाता है। और आवृत्ति क्या होती है? घट जाती है। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति जाहिर सी बात है घट जाएगी। और इधर क्या होगा? इनका तरंग दैर्ध्य घट जाता है और आवृत्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। तो बात समझे? तरंग दैर्ध्य इसका क्या होगा? सबसे अधिक होगा। इसका जैसे जैसे इधर की तरफ आएंगे तरंग दैर्ध्य कम होगा। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। चाहता नहीं था यहाँ पर समझाना, लेकिन अब बात हुई है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आप देखें, इसको बोलते हैं श्रृंग और इसको क्या बोलते हैं? गर्त। इसको बोलते हैं, तरंग कैसे चलती है? इस तरह से चलती है। इसको बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं? श्रृंग। और इसको क्या बोलते हैं? गर्त। इसको बोलते हैं श्रृंग
और इसको क्या बोलते हैं, गर्त। ठीक है, अब ये जो श्रृंग है और एक गर्त और एक श्रृंग मिलकर क्या बनता है, एक तरंगदैर्घ्य बनता है। तरंगदैर्घ्य को किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से। ठीक है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर क्या बना, एक तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अब आवृत्ति क्या है, आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में कितने अधिक ये तरंगदैर्घ्य निकलती है, कितने अधिक जो है तरंगदैर्घ्य निकलती है, इसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो अब आप बताइए, जिसकी तरंगदैर्घ्य था, जिस श्रृंग गर्त अगर लंबा हो जाएगा तब ज़्यादा निकलेगी कि ये छोटा होगा तब ज़्यादा निकलेगी? तो लंबा हो जाएगा तो ये कम निकलेंगे और छोटा हो जाएगा तो अधिक निकलेंगे। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अगर लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक है, लंबी है इसकी तरंगदैर्घ्य, तो ये क्या होगा, इसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। और बैंगनी रंग की अगर तरंगदैर्घ्य छोटी है तो आवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी। बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए ये जो तरंगदैर्घ्य की लंबाई के कारण ही हम लोग जब कहीं पर ट्रैफिक पुल देखते हैं, ट्रैफिक जहाँ पर होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर रेड लाइट लगाई जाती है कि दूर से ही लोगों को दिख पाए और वो अपनी गाड़ी रोक दे। बात समझ में आई? तो बात कर रहे थे हम लोग क्या, यहाँ बात कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पर धूल कण का काम क्या है। धूल कण का काम, धूल कण क्या करती हैं, इनका प्रकीर्णन कर देती हैं। अब जब प्रकीर्णन होगा तो किस रंग का अधिक प्रकीर्णन हो जाता है, नीला रंग का। किसका प्रकीर्णन हो जाता है, नीला रंग का। इसीलिए आकाश क्या दिखाई देता है हमको, ब्लू दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। बात समझ में आई? खैर चलिए, ये धूल कण का महत्व समझ में आया, जलवाष्प का महत्व समझ में आया। ये इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखवा दिया हमने, क्या हो जाएगा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये आप नोट कर लीजिए, चाहे बैजानी, हापी, नाला, और चाहे क्या हो जाएगा आइए, जलवाष्प हो गया, धूलकण हो गया। बात समझ में आई? यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होती हैं, गैस होती है, जलवाष्प होता है और क्या होता है, धूलकण होता है। अब ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब हमें पढ़ना क्या है, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितना धैर्य से आप क्लास में सुनते हैं उतने ही धैर्य से अगर यहाँ पढ़ेंगे तो आपको मैटर भी ज़्यादा मिल जाएगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा और कम समय में आप ज़्यादा सीख भी लेंगे और आपका समय भी बच जाएगा कोचिंग जाने से। जो 1-2 घंटा आप इधर उधर जाते हैं, सुबह कोचिंग के लिए निकले, शाम को लौटे, तो वो समय बच जाएगा आपका। आप 2 घंटा पढ़ने के बाद में और भी काम कर सकते हैं जो आप करते हों। तो आइए अब लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल के कौन कौन से लेयर हैं। आप देखते हैं, ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको एक एक पढ़ना शुरू करेंगे। ये मान लीजिए हमारी क्या है, पृथ्वी है, या इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, क्या है, हमारी पृथ्वी है। और इसके ऊपर जो गैसेज हैं उन्हीं को क्या किया गया है, लेयर में बांट दिया गया। इसके चारों तरफ जो गैसेज हैं उन्हीं को क्या किया गया है, भिन्न भिन्न लेयर में बांट दिया गया। अब कैसे, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी से ये क्यों है, क्यों मतलब पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों पाया जाता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी के गुरुत्व शक्ति के कारण यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है। अगर गुरुत्व शक्ति ना होती तो ये यहाँ से क्या होते, निकल जाते, कहीं दूर चले जाते। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये लेयर में विभाजित किया गया है। तो लेयर में विभाजित कैसे किया गया है, अपने प्रकृति के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर। स्वभाव मतलब किस तरह से कार्य व्यवहार है। एक तरह का कार्य व्यवहार जहाँ तक है वहाँ तक एक प्रकार की लेयर, दूसरे तरह का कार्य व्यवहार जहाँ तक है वहाँ पर दूसरे तरह से, तीसरे प्रकार का तो 3, इस तरह से इसको जो है हम लोग बांटेंगे। तो पहली जो लेयर है इसकी, पृथ्वी की पहली जो लेयर है वो कौन सी है, पहली लेयर इसकी क्या है, देखिए समझ लेते हैं यहाँ पर, फिर अभी उधर बना देंगे। पहली लेयर इसकी है, दिख रहा है, पहली लेयर है इसकी, देखिए यहाँ देखिए पहली लेयर दिख रहा है। अब ये मान लीजिए क्या है, हमारी अर्थ है, क्या है हमारी ये अर्थ। अब इसके ऊपर जो पहली लेयर पाई जा रही है वो कौन सी है, पहली लेयर जो है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर। कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर। कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, इसमें कौन सी लेयर इसे कहेंगे, ट्रोपोस्फीयर। अब यही हमें पढ़ना है कि इनका मुख्य कार्य क्या है।
ट्रोपोस्फेयर का व्यवहार कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी, इसे अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो इसकी दूसरी लेयर होगी, ट्रोपोस्फेयर के बाद इसकी दूसरी लेयर जो होगी वो कौन सी होगी, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी होगी, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर तीसरी कौन सी होगी, मेसोस्फेयर। कौन सी होगी, मेसोस्फेयर। चौथी कौन सी होगी, आइनोस्फेयर। कौन सी होगी, आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर। फिर पांचवी कौन सी होगी, एक्सोस्फेयर। कौन सी होगी, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। बात समझ में आई। पहला कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल। पहला कौन सा हो गया, क्षोभ मंडल, याद कर लीजिए इससे पहले। फिर कौन सा है, समताप मंडल, समताप मंडल। फिर कौन सा है, मध्य मंडल, मध्य मंडल। फिर कौन सा है, आयन मंडल। और फिर कौन सा है, आयन मंडल। फिर कौन सा है, बहिर्मंडल। फिर कौन सा है, बहिर्मंडल। इसी को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो समय ना लगे इसलिए पहले हम इसको लिख लेंगे पूरे इसके बारे में बातें, उसके बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ समग्र रूप से समझ लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक है, पहले इसको याद कीजिए। इसको इंग्लिश वाला कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको याद करते हैं, टू सर्वेंट मेट इन इंग्लैंड। टू सर्वेंट, टू से क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर। सर्वेंट से क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर। टू सर्वेंट मेट, मेट मतलब मिलना, मेट मतलब मेसोस्फेयर। आइनोस्फेयर क्या हो जाएगा, मेट इन, इन मतलब आइनोस्फेयर, और इंग्लैंड क्या हो जाएगा, एक्सोस्फेयर। टू सर्वेंट मेट इन इंग्लैंड, टू सर्वेंट मेट इन इंग्लैंड। टू से ट्रोपोस्फेयर, सर्वेंट से स्ट्रेटोस्फेयर, मेट से मेसोस्फेयर, इन से आइनोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर कितनी लेयर हुई, 5। 1 2 3 4 5। ये याद हो गया इंग्लिश वाला, टू सर्वेंट मेट इन इंग्लैंड। अब इसको देखिए, पहला कौन सा होगा, क्षोभ मंडल। पहला कौन सा होगा, क्षोभ मंडल। फिर कौन सा होगा, समताप मंडल। अब देखो, दो मंडल इधर है, दो मंडल इधर है, तो मध्य मंडल तो बीच में होगा ही, मध्य मंडल। मध्य में जो मंडल होगा उसे क्या बोलेंगे, मध्य मंडल। फिर उसके बाद में आयन मंडल, फिर उसके बाद में बहिर्मंडल, फिर उसके बाद में बहिर्मंडल। अब याद कैसे करेंगे इसको, पृथ्वी के जितने किनारे होंगे आप, उतना ही ज़्यादा क्षोभ होगा आप में। क्षोभ मतलब उतना ही ज़्यादा व्याकुल होंगे आप, क्षुब्ध होंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया क्षोभ मंडल, ठीक, याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा होगा, क्षोभ मंडल। जैसे ही आप क्षोभ मंडल से पृथ्वी से थोड़ा ऊपर गए, कौन सा मंडल हो जाएगा, समान ताप हो गया, समताप। उसके बाद में मध्य आपको याद रहेगा, और फिर यहाँ पर आयन पहुँच जाएंगे। आयन मतलब आ गए, मतलब ये क्षोभ मंडल से बाहर निकल गया, आयन। आयन के बाद बाहर, बहिर्मंडल। फिर से समझिए, ये बहिर्मंडल जो है, यहाँ पर अगर जो हम लोग लगा देते हैं मात्रा, ये गलत, बात समझे कि नहीं। ये मात्रा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बहिर्मंडल में मात्रा यहाँ पर लगेगी, बात समझे। रा का उच्चारण कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मात्रा लगकर कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर। अक्सर किताबों में भी गलती रहती है, और ये बहिर्मंडल है, ठीक है, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। ध्यान रखिएगा, मात्रा यहाँ लगाइएगा। हम लोग अक्सर यहाँ पर मात्रा लगाकर जो छोटी की मात्रा है उसके साथ मात्रा लगा देते हैं। तो पहले क्या हुआ, क्षोभ हुआ, समताप हुआ, मध्य हुआ, और मध्य के बाद आयन, आयन के बाद बहिर। जो सबसे, वैसे देखिए आप, क्षोभ यहाँ हो गया, ठीक है, और बहिर्मंडल हो गया यहाँ पर, क्षोभ बहिर। उसके बाद में कौन सा है, समताप, मध्य बीच में है ही आयन, याद रहेगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब इसको जो है एक एक पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका क्या महत्व है, किस तरह से कार्य व्यवहार रहता है इनका। तो पहला आइए देखते हैं क्षोभ मंडल। पहला आइए देख लेते हैं क्षोभ मंडल। तो आइए ट्रोपोस्फेयर पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है, इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल या फिर क्या कहते हैं, परिवर्तन मंडल। अब आप जैसे देखेंगे कि ये मान लीजिए क्या है, हमारी अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है हमारी, और ये क्या है, यहाँ पर ही ट्रोपोस्फेयर है। यहाँ पर कौन पाया जा रहा है, ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है। अब अगर आप देखेंगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जब देखेंगे आप, तो भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं या इक्वेटर भी कहते हैं। भूमध्य रेखा का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर इस तरह से लाइन दिखाई देती है, 0 डिग्री अक्षांश से लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, यही क्या है, भूमध्य रेखा है।
जो इस तरह से रेखा आपको दिखाई देती है यही क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है। या इसी को क्या कहते हैं, भूमि के मध्य में पाए जाने के कारण क्या कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा, या फिर इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, या फिर इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर हम एक चीज़ जानते हैं कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो वर्ष में 2 बार सीधी कहाँ पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर। ये कभी समझेंगे इसको कि यहाँ पर 3 बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। एक तो कौन सी है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, और इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो 21 जून को यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, और मकर रेखा पर 21 जून को यहाँ पर पड़ती हैं, और उसके बाद में 23 सितंबर को फिर यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, और फिर 22 जनवरी को यहाँ 22 दिसंबर को यहाँ पर सीधी। फिर इसके बाद में सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, मतलब उत्तर की तरफ जाने लगता है, और होता क्या है, फिर यहाँ पर 22 मार्च को यहाँ पर सीधी किरणें पड़ती हैं, और फिर यहाँ पर 21 जून को आप जानते हैं। तो ये जो पूरा क्रम है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इसको बिना समझे समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए पहले इसको बता देते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए क्या है, सूर्य है, और इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ इस तरह से, मतलब दीर्घ वृत्ताकार कौन चक्कर लगाता है, पृथ्वी। तो मान लीजिए जब पृथ्वी यहाँ पर पहुँचती है, पृथ्वी जब यहाँ पर पहुँचती है और अपने अक्षांश पर ही कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब पृथ्वी जो है वो सीधे इस तरह से नहीं है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो ये इस तरह से नहीं है, कैसे है, अपने अक्ष पर, अक्षांश मतलब ये है इसका अक्ष, अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो मतलब इस तरह से ये है, बात समझे। तो जब इस तरह से होगी तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ेंगी, यहाँ पर पड़ेंगी। तो जब सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं तो ये होता है 21 जून, और सीधी किरणें कब पड़ती हैं, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। फिर ये घूमते घूमते कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर आते हैं, और जब यहाँ पर आएंगे तो सीधे कहाँ पड़ेंगे, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर, अर्थात यहाँ पर, कहाँ पर, बीच में एकदम। ये सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ेंगी, यहाँ पर। और ये समय होता है 23 सितंबर, ये समय होता है 23 सितंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से चलते चलते और इस तरह से यहाँ पर आती हैं। तो अब आप देखें कि नज़दीक कौन सा सिरा आ गया, दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा सिरा आ गया, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब यहाँ पर जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, कहाँ पर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। मतलब यहाँ पर ये समय क्या होता है, 22 दिसंबर। अब आप देखेंगे तो 22 दिसंबर को आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। यहाँ पर गर्मी शुरू हो जाती है और यहाँ पर ठंडी शुरू हो जाती है। इसी अक्षांश पर हमारा ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, और हम लोग प्रश्न भी करते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जो गर्मियों में अपना क्रिसमस मनाता है, तो कौन सा देश होता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये यहाँ से चलते चलते कहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर फिर सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, 0 डिग्री पर। तो अब आप देखेंगे इक्वेटर पर यहाँ, इक्वेटर पर यहाँ, तो वर्ष भर में 2 बार सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, इक्वेटर में। तो ये सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र कौन सा होगा, इक्वेटर के आसपास वाला क्षेत्र क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्म होगा। इक्वेटर के आसपास वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो ये गर्म होने के कारण जब हवाओं पर ये किरणें पड़ती हैं तो होता क्या है कि भूमध्य रेखा पर जब तापमान किसी भी हवा, जैसे कोई हवा है और जब वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है तो हवाएं क्या होती हैं, फैल जाती हैं। हवाएं क्या होती हैं, फैल जाती हैं। तो हवाएं जब फैल जाती हैं तो जाहिर सी बात है कहाँ फैलेंगी ज़्यादा, कहाँ पर फैलेंगी, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर। ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर। तो अगर इस तरह से देखें तो हम कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, लगभग 13 किलोमीटर। दोनों का अगर हम एवरेज लें 18 और 8 का, तो एवरेज क्या होता है, समस्त पदों का योग बटे समस्त पदों की संख्या। तो दोनों पद जोड़ लें, 18 और 8 कितना हो गया, 26, और 26 का आधा 13। तो औसत बोल सकते हैं 13, लेकिन भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर कितना पाया था, 8 किलोमीटर। आप दूसरी चीज़ समझते हैं जैसे मान लीजिए क्या है, हमारा अर्थ है और ये ट्रोपोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, ट्रोपोस्फेयर, तापमान बहुत बड़ी चीज़ है। तापमान के कारण ही वर्षण नियंत्रण है। तापमान
अगर टेम्परेचर जो है वो मानव गतिविधियों, पर्यावरण को अत्यंत प्रभावित करता है। अगर तापमान ना हो तो क्या होगा, जीवन संभव ही नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए ट्रोपोस्फीयर है, और जब कोई यहाँ से ऊपर जाता है, जब कोई यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है, घटता चला जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं। हम लोग गर्मियों के दिनों में कहाँ जाते हैं, हम लोग गर्मियों के दिनों में पर्वतों पर घूमने जाते हैं। और जब पर्वतों पर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पर्वतों पर जैसे जैसे ऊंचाई रहती है, पर्वतों पर जैसे पहुँचे वहाँ पर हम, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ठंडा महसूस होगा, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तापमान क्षोभमंडल में क्या होता है, घटता रहता है। तापमान क्षोभमंडल व्यवहार का अभी सब में देखेंगे कि किसका तापमान घट रहा है, किसका तापमान बढ़ रहा है, कहाँ पर, लेकिन क्षोभमंडल में तापमान क्या होता है, बढ़ता रहता है। क्षोभमंडल में तापमान घटता रहता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो इसीलिए जब हम पहाड़ों पर सैर करने जाते हैं तो क्या होता है, तापमान वहाँ पर कम महसूस होता है। आप बात समझिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान में कमी आती है। अब आप समझें, 1000 मीटर अथवा 1 किलोमीटर पर, जैसे हम यहाँ से चलें और 1000 मीटर पर या 1 किलोमीटर पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। मतलब अगर यहाँ का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है या 36 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर कितना होगा, लगभग 35 डिग्री तापमान लगभग 30 डिग्री तापमान होगा। मतलब 1000 किलोमीटर या 1000 मीटर या 1 किलो, 1000 मीटर और 1 किलोमीटर बराबर है दोनों ना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर या 1000 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान कितना घट जाता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में 165, इसी का चाहे आप और थोड़ा सा समझ लें, 165 मीटर ऊपर जाने पर कितना घटता है, 1 डिग्री सेल्सियस। याद रखने के लिए, पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर जाने पर कितना तापमान घटता है, 1 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई कि नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस। और जो ये तापमान घटने की दर है, तापमान घटने की जो दर है, इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। कोई पूछे आपसे कि सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, जो तापमान घटने की दर है, ये जो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। बात समझ में आई कि नहीं, ये बातें समझ में आई। भूमध्य रेखा पर 18, हर चीज का कार्य कारण संबंध होता है। अगर आप केवल रट लिए कि 18 किलोमीटर भूमध्य पर, 8 किलोमीटर क्यों है, ये भी समझिए, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब आते हैं क्षोभमंडल में ही वायुमंडल की 99%, क्षोभमंडल में ही वायुमंडल की 99% जो नमी है वायुमंडल में कुल, उसका 99% केवल कहाँ पाया जाता है, क्षोभमंडल में। 99% ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज फाउंड हेयर, दैट इज वाई मोस्ट क्लाउड्स अपीयर इन दिस लेयर। बात समझिए कि 99 जब वाटर वेपर यहाँ क्षोभमंडल में पाया जाता है, वो जलवाष्प, तो जाहिर सी बात है कि वर्षा कहाँ होगी, बादल कहाँ बनेंगी, यहीं पर बनेगा। और होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाना शुरू करते हैं, और जब हम यहाँ पर ऊपर जाना शुरू करते हैं, तो जैसे से ऊपर जाएंगे क्या होगा, मान लीजिए कोई हवा है और ये यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर पहुँची, फिर यहाँ पर पहुँची, फिर यहाँ पर पहुँची। अब आप बताइए कि अगर ये हवा यहाँ पर कम ठंडी है तो यहाँ पर और ठंडी हो जाएगी, यहाँ पर और ठंडी हो जाएगी, यहाँ पर सबसे ठंडी हो जाएगी। क्षोभमंडल में यही होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तापमान 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तो यहाँ पर वाटर वेपर है, वाटर वेपर हवाओं के साथ यहाँ था, फिर और ऊपर उठा तो यहाँ पहुँचा, और ऊपर उठा तो यहाँ पहुँचा, और ऊपर उठा तो यहाँ पहुँचा। मतलब अगर मान लीजिए कि ये अगर हम 1 इकाई का एयर इसे मान लें, 1 इकाई का मतलब इसको हम मान लें कि इतनी एयर है केवल, और इसकी जो आर्द्रता है, मतलब वायु कितनी रख सकती है ये, इसकी ह्यूमिडिटी जो है वो मान लीजिए कितनी है, अभी मान लीजिए 70% है, 30% इसमें वायु और आ जाए तो ये संतृप्त हो। संतृप्त मतलब समझते हैं, जैसे कोई हवा ले लें इतना हम, और इसमें तब तक पानी डालते रहें जब तक कि पानी बाहर ना आ जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, आर्द्रता। कितना आर्द्रता है यहाँ पर, और इसी को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फॉर्म, मतलब संतृप्त अवस्था। जब संतृप्त अवस्था कब होगी, जब पानी यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, हवा में पानी डालना, ये सब केवल समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं।
तो यहाँ पर मान लीजिए अभी ये 70% मतलब 30% जलवाष्प और रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर घटेगा वैसे ही क्या होगा, भले ही यहाँ और जलवाष्प नहीं मिला, लेकिन जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे ही इनकी क्षमता भी घट जाएगी जलवाष्प रखने की। अब ये कितनी हो गई, मान लीजिए अब ये 80% हो गया जलवाष्प, और ऊपर गए तो 90% हो गया, देखते रहिए इधर 90% हो गया। और जैसे ही हवाएं और ऊपर गई और ठंडी हुई हवा, वैसे ही उसके आर्द्रता रखने की, जलवाष्प रखने की क्षमता और कम हुई और ये 100% सेचुरेटेड फॉर्म में आ गए, संतृप्त अवस्था में आ गए। और जैसे ही संतृप्त अवस्था में आए वैसे ही क्या होने लगी, वर्षा होने लगी। बात समझे कि नहीं, ज्योग्राफी में और डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना समझिए, वैसे ही यहाँ पर क्या होने लगी, वर्षा होने लगी। तो जब जाहिर सी बात है जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो संतृप्त होकर क्या होंगी, वो जब संतृप्त हो जाएंगी तो वहाँ पर क्या होगा, वर्षा शुरू हो जाएगी। तो अगर देखें तो चूंकि यहाँ पर 99% टोटल जो जलवाष्प है वायुमंडल में, उसका 99% यहीं पर पाया जा रहा है, क्षोभ मंडल में, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, बादल बनता है। इसीलिए यहाँ पर मौसमी संबंधी जो मौसम संबंधी जो परिवर्तन है वो घटित होते हैं। देखिए समस्त मौसमी परिवर्तन इसी लेयर में होते हैं। बादल का बनना, कोहरा, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, विद्युत, प्रकाश आदि सब कहाँ पर होता है, यहीं पर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत है इसमें? ट्रोपोस्फीयर में समझ में आया? फिर आगे चलते हैं। इसके अलावा जो हम लोग जैसे मान लीजिए कि अभी हमने बात किया कि 18 किलोमीटर इक्वेटर पर है और 8 किलोमीटर ध्रुवों पर है, कुल मिलाकर एवरेज जो ऊंचाई कह सकते हैं ट्रोपोस्फीयर की, वो कितना कह सकते हैं हम लोग, 13 किलोमीटर। कितना कह सकते हैं, 13 किलोमीटर। तो लगभग वही 13 किलोमीटर पर इनका समय, मतलब इनका ये खत्म होने लगते हैं ट्रोपोस्फीयर, और तब वहाँ से शुरू हो जाता है ट्रोपोपाज। कौन सा? ट्रोपोपाज। मतलब इसको हिंदी में कहें तो क्षोभ सीमा, ट्रोपोपाज। मतलब इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, क्षोभ सीमा। ट्रोपोपाज या फिर क्या कहेंगे, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा, ट्रोपोपाज या फिर क्षोभ सीमा। बात समझे? तो मतलब जहाँ से ये खत्म 1-1.5 किलोमीटर तक ये पाया जाता है संक्रमण का क्षेत्र, तो वो कितना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपाज। ठीक है, तो ट्रोपोपाज के ही मतलब निचले हिस्से में जेट पवनें चलती है। कौन सी पवनें चलती है? जेट पवनें चलती हैं। जेट पवनें एक बहुत तेज़ धारा वाली पवनें होती हैं और ये लगभग 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं। तो ये ट्रोपोपाज के निचले हिस्से में जेट पवनें चलती हैं। याद रखिएगा सब बातें। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो ये सबसे ज़्यादा किसको खींचेगा, जो इसके पास होगा उसको सबसे ज़्यादा खींचेगा। फिर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडल क्या होता चला जाएगा, विरल होता चला जाएगा। विरल मतलब जो वायुमंडल के जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, जो इसके गैसेज हैं, वो क्या होंगे, दूर दूर पाए जाएंगे। और जैसे जैसे पृथ्वी के नज़दीक रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इनका घनत्व अधिक होगा, डेंसिटी इनकी अधिक होगी। घनत्व मतलब समझते हैं ना, घनत्व का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ठोस है, तो ठोस कब है, जब इसके सबसे छोटे जो पार्टिकल्स है वो इसमें नजदीक नजदीक पाया जा रहा है। मान लीजिए द्रव है, द्रव वाटर है, तो उसमें क्या होता है, उसका पार्टिकल थोड़ी दूर दूर पर पाया जा रहा है। और ऐसे ही गैसों का पार्टिकल क्या होता है, बहुत दूर दूर पाया जाता है। तो यहाँ पर इनका पार्टिकल, जो गैसेस का पार्टिकल नजदीक नजदीक पाया जा रहा है, फिर यहाँ पर थोड़ा दूर दूर, थोड़ा दूर दूर, फिर उसके बाद बहुत दूर दूर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये क्या होंगे, कम होते चले जाएं। तो अगर इस सिद्धांत के आधार पर हम देखें तो लगभग पूरे एटमॉस्फेयर का, जो पूरे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, उनका लगभग 75% किसमें है, क्षोभ मंडल में। बात समझे? 75% जो गैसेस हैं उनका कहाँ पर है, क्षोभ मंडल में है। बात समझ में आई कि नहीं? 75% टोटल जो एटमॉस्फेयर है 100%, उसका 75% कहाँ पर है, द एटमॉस्फेयर कंटेन 75% ऑफ ऑल एयर इन द एटमॉस्फेयर। बात समझे? इसके अलावा जो ये इस भाग के गर्म और शीतल होने पर, शीतल होने का कार्य कौन करता है, विकिरण संचालन और संवहन। अब विकिरण संचालन संवहन क्या है? संचालन क्या होता है? संचालन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इसके पार्टिकल्स हैं, या फिर कोई लोहा है, मान लीजिए उसका पार्टिकल्स है लोहे का, मान लीजिए लोहे का कोई डंडा है और इसका पार्टिकल्स है, तो लोहा क्या करेगा, यहाँ से जो इसके मॉलिक्यूल होंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं संचालन। मतलब इस सिरे से ये गर्म हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, संचालन। और इसी तरह से संचालन के बाद क्या, संवहन। संवहन क्या है, जैसे कोई द्रव है, तो द्रव में क्या होता है कि जैसे पानी आप नीचे से गर्म करते हैं तो गर्म अणु वहाँ से ठंडे स्थान पर चले जाते हैं, ठंडे स्थान, और जो ठंडे अणु होते हैं गर्म स्थान पर। संवहन क्या है, यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और डायरेक्ट क्या होता है, विकिरण के द्वारा ये पहुँच जाते हैं। संवहन इसको बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, विकिरण। क्या बोलते हैं उसको, विकिरण। बात समझे?
अगर बहुत डिटेल में ना समझ में आया हो तो इसको हम लोग अलग विविध एक शुरू कर रहे हैं। हमने कहा भी था आपसे कि शुरू करेंगे, तो विविध जो हम लोग शुरू करेंगे वहाँ पर हम इसको अलग से टॉपिक करवा देंगे, क्योंकि साइंस में भी है, ज्योग्राफी में भी है, सब में है, ठीक है। तो विविध के अंतर्गत ये हम और स्पेशल पढ़ेंगे। यहाँ पर जाने रहिए कि इनका कार्य होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह का पहली लेयर है और इसकी भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर, वैसे ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, औसत 13 किलोमीटर। नॉर्मल लैप्स रेट जो है क्या है, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन है वो यहीं पर दिखाई देते हैं। ट्रोपोपॉज मतलब क्या, क्षोभ सीमा का निर्धारण। जैसे सीमा क्या मतलब, जहां से वो खत्म हो रहे हैं वहीं सीमा हो जाता है। इसके बाद जो लेयर पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा पढ़ेंगे, समताप मंडल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, समताप मंडल। और समताप मंडल बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है और ओजोन लेयर के वहां पर उपस्थित होने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।